1980 के पहले दुबई सिर्फ एक बंजर जमीन हुआ करता था। चारों तरफ रेगिस्तानी था और पानी का तो नामो निशान तक नहीं था। लेकिन सिर्फ 40 सालों में ही दुबई के राजा ने दुबई का पूरा नक्शा ही बदल दिया और आज के समय यहाँ ये ऐसे ऐसे शहर बन गए हैं कि इसने कई बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया है। पहले दुबई में जहाँ रेत ही रेत थी, वहाँ आज के समय वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, सबसे बड़े मॉल, होटल्स, बिल्डिंग्स, वाटर पार्क्स, आज के समय दुबई में सब कुछ मौजूद है। पर इतना सब कुछ दुबई में सिर्फ 40 सालों के अंदर हासिल कैसे किया गया? ये शहर इतना अमीर कैसे बना? हेलो दोस्तों, मैं हूँ आकाश और आइए शुरू करते हैं हाउ दुबई बिकम सो रिच। 18th सेंचुरी में ये एक सिर्फ गांव हुआ करता था जहाँ लोग मछलियाँ पकड़ने आया करते थे और यहाँ पे फिश फार्मिंग होती थी और साथ ही साथ पल का भी बिजनेस होता था। फिर दुबई का असली किस्मत बदलती है 1958 में, जब शेख राशिद बिन साइद दुबई के रूलर बनते हैं और उन्होंने ये आने वाले टाइम में दुबई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। 1959 में ये यूरोप गए और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो दुबई को ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस हब बनाएंगे जो कि वर्ल्ड फेमस होगी। और बस दुबई की लोकेशन में भी एक खास बात ये है कि ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट होता है। इनके बीच में दुबई बसा हुआ है, तो दुबई की लोकेशन भी बहुत ही सही जगह पर थी। इसी को ध्यान में रखते हुए शेख राशिद ने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेते हैं। होता यूँ है कि दुबई के खाड़ी में छोटे छोटे बोट ही आ सकते थे, बड़े बड़े शिप्स का आना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। इसलिए शेख राशिद ने इस दुबई के क्रीक यानी खाड़ी को और गहरा और चौड़ा करवाया ताकि बड़े बड़े शिप यहाँ भी आ सके। इसलिए इनके पास जो भी पैसा था वो सारे पैसे इन्होंने इसमें लगा दिए और बहुत ही बड़ा लोन भी लिया था। ये इतना बड़ा लोन था कि बहुत लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन इसी रिस्क को चलते ये बहुत ही बड़ा सक्सेस निकला। वो कहते हैं ना, रिस्क है तो रिस्क है। इसी की वजह से जो दुबई के पास का जो मार्केट था वो बहुत ही अच्छा चलने लगा और शेख राशिद यहाँ रुकते नहीं हैं। वो वहाँ पर एयरपोर्ट बनवाते हैं और थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाते हैं। फिर 1966 में फाइनली दुबई की जमीन से ऑयल की डिस्कवरी होती है, लेकिन ये इतना भी ऑयल नहीं था एज कम्पेयर टू उसके नेबर जगहों से। लेकिन शेख राशिद को समझ आ जाता है कि ये ऑयल का चक्कर ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, तो फिर इसी मिले हुए ऑयल का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा देते हैं और वो चाहते थे कि दुबई ऐसी बने जो कि सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट ना रहे। और फिर 1972 और 1979 तक यहाँ पर 2 पोर्ट बनाए जाते हैं और उसके साथ ही साथ शिप्स की रिपेयरिंग के लिए भी दुबई ड्राई डॉक बनाया जाता है। ये एक और बड़ा गेम चेंजर था दुबई के लिए। शेख राशिद का दिमाग इतना तेज था, उन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान कर रखी थी कि जो वहाँ के 2 पोर्ट बनाए गए थे, पोर्ट राशिद और जबल अली, इन पोर्ट को बनाने के कुछ टाइम बाद ही जब शिप्स का आना जाना ज्यादा हो गया था, तब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि वहाँ के जबल अली पोर्ट कमर्शियल जोन है। इसका मतलब इस एरिया में जो भी शिप्स आएंगे उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, यानी सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी के सारे टैक्स माफ कर दिए गए। और ऐसे ही दुबई और तेजी से सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते गया और इसका सारा क्रेडिट जाता है शेख राशिद को। और फिर वो टाइम पर एक और अच्छी चीज होती है कि तब ज्यादातर अमेरिका, एशिया और यूरोप से चलने वाली प्लेन पाकिस्तान के कराची से होकर जाती थी, क्योंकि कराची एक अच्छी लोकेशन थी फ्लाइट्स के लिए और इसकी वजह से पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट काफी बिजी एयरपोर्ट बन गया था। तो इसी चीज को शेख राशिद दुबई के फेवर में लाना चाहते थे, क्योंकि दुबई भी एक बहुत ही अच्छी लोकेशन था। और फिर उन्होंने दुबई में कई रनवे वगैरह बनाए और फिर उनको फायदा हुआ कि जितने भी एयरप्लेन्स थे उनके लिए दुबई एक रिफ्यूलिंग पॉइंट बन गया था। और फिर 1985 में उन्होंने एक एयरलाइन शुरू की जिसका नाम था एयर एमिरेट्स। और फिर धीरे धीरे कराची से सारी प्लेन्स खरीद कर सारा बिजनेस उन्होंने दुबई में ला दिया और गवर्नमेंट की तरफ से एयर एमिरेट्स से भी एक भी टैक्स नहीं लिया जाता था। इसकी वजह से एयर एमिरेट्स बाकी के एयरलाइंस को पीछे छोड़ देती है। अब दुबई धीरे धीरे फेमस हो रहा था, दुनिया भर के शिप्स दुबई आ रहे थे, तो शेख राशिद ने सोचा कि हम दुबई को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे जिससे और विजिटर्स अट्रैक्ट होंगे। लेकिन फिर 1990 में शेख राशिद बिन साइद की डेथ हो जाती है। फिर उनके सन शेख मोहम्मद बिन राशिद नए राजा बन जाते हैं और फिर वो भी अपने एक फादर की तरह ही थे। उन्होंने अपने फादर के सपने पूरे करने के लिए और आगे बढ़ते हैं और दुबई में कई बड़े बड़े होटल बनाए गए। जैसे 1999 में बुर्ज अल अरब बनाया गया जो कि उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा टॉलेस्ट होटल था और उस टाइम का सबसे लग्जरियस और ओनली 7 स्टार होटल था और इसे एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे बनाया गया। और 2004 में बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन चालू की गई जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बनने वाला था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे इन दुबई के रेत पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए गए, समुद्र में मिट्टी डाल के आइलैंड बनाया गया और जो शिप पोर्ट्स थे वो तो टैक्स फ्री थे ही, साथ ही साथ बाद में उन्होंने पूरी कंट्री को टैक्स फ्री बना दिया गया। दुबई के सिटीजन और बिजनेसमैन जैसे लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, जिसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन दुबई में अपना हेडक्वार्टर्स दुबई में शिफ्ट कर दिया गया और गवर्नमेंट के पैसे कमाने के तरीका टैक्स के बजाय ऑयल, टूरिज्म और ट्रेड से करने लग गए। दुबई में ऑयल का बिजनेस दुबई के जीडीपी का सिर्फ
सिर्फ 1% है। बाकी का जीडीपी ट्रेड और टूरिज्म से आता है। दुबई के जरा ये 1990 का पहले की पिक देखिए और अभी के पिक देखिए। सिर्फ कुछ ही सालों में दुबई कैसा पूरा बदल गया। किसने ही सोचा था कि एक रेगिस्तान पर इतना बड़ा शहर समा सकता है। पुलिस यहाँ लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसे गाड़ियों में घूमती है। दोस्तों, हमने इंडिया के गुजरात में नई सिटी बन रहे गिफ्ट सिटी पर एक वीडियो बनाया है। आप यहाँ राइट पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।